हेलो एवरीवन, आई एम इंदू एंड वेलकम टू लाइट योर ड्रीम्स। तो फ्रेंड्स, हमने स्टार्ट किया था अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सीडीपी, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 1 हम कर चुके हैं, ये उसका पार्ट 2 रहेगा। पार्ट 1 में हमने वृद्धि और विकास का कंसेप्ट क्लियर किया है और उसकी स्टेजेस, ह्यूमन डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं वो जो कितनी होती हैं वो हमने स्टार्ट की हैं। तो वो 6 होती हैं, उनमें से 3 हम कर चुके हैं। तो आज हम करते हैं चौथी अवस्था से स्टार्ट। तो लेट्स डू इट, कंटिन्यू। मानव विकास की अवस्थाएं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। मानव विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ये हम कर चुके हैं। चौथी पे आए हैं। चौथी होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था, एडोलेसेंस भी आप इसको बोलते हैं। एडोलेसेंस। सबसे पहले हम करते हैं इसका टाइम पीरियड के बारे में बातें कि टाइम पीरियड एडोलेसेंस का कितना होता है। तो इसका टाइम पीरियड होता है 12 से 20 साल तक। 12 से 20 साल तक का जब बच्चा रहता है तो कौन सी एज रहती है? किशोरावस्था। अब इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। किशोरावस्था को कितने भागों में बांटा है? 3 में। सबसे पहली है प्री एडोलेसेंस, प्री एडोलेसेंस। सेकंड है अर्ली और थर्ड है लेटर एडोलेसेंस। हिंदी में भी आप लिख लें बेशक। पूर्व किशोरावस्था, प्रारंभिक किशोरावस्था और लेटर मतलब उत्तर, बाद वाली, उत्तर किशोरावस्था। ये सारी इसके 3 पार्ट हैं। सबसे पहले आपको ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है यहाँ से कि किशोरावस्था के पार्ट हैं जो कितने हैं? 3 हैं, प्री, अर्ली और लेटर, पूर्व, प्रारंभिक और उत्तर किशोरावस्था। अब इनका भी अलग अलग से टाइम पीरियड है कि प्री एडोलेसेंस है वो कब से कब तक होती है, अर्ली और लेटर ये कब से कब तक होती है। अगर किशोरावस्था का आपको बस पूर्व या अर्ली न लगा के, उत्तर न लगा के आपसे यही सिंपल पूछते हैं कि किशोरावस्था का जो टाइम पीरियड है वो कितना होता है, तो आप क्या बताएंगे? 12 से 20 साल तक, यही बताएंगे आप। यदि प्री का पूछते हैं तो ये बॉयज में और गर्ल्स में अलग अलग होता है। बॉयज में ये टाइम पीरियड रहता है 12 से 14 साल तक और गर्ल्स में ये रहता है 11 से 13 तक। अब ये अलग अलग कैसे हैं? गर्ल्स हैं जो वो बॉयज से पहले मैच्योर हो जाती हैं, उनका जो फिजिकल उनमें चेंजेस हैं वो जल्दी जल्दी से आते हैं, और यहाँ पर गर्ल्स हैं जो वो जल्दी मैच्योर हो जाती है, इसलिए उनका टाइम पीरियड ये है और बॉयज़ का ये है। तो ये ध्यान रखिए, यहाँ से इम्पोर्टेंट है दोनों बातें। अब आता है अर्ली एडोलेसेंस। अर्ली एडोलेसेंस में कितनी एज होती है? इसकी भी यहाँ पर लिखिए, 13 से 17 साल। अर्ली एडोलेसेंस की आपसे अलग से एज पूछी जाए तो क्या बताएंगे? 13 से 17। अब 13 से 17, इसी में एक टीन एज का कंसेप्ट यहाँ पर आता है। 13 से 18, 13 से 18 साल तक कौन सी एज रहती है? टीन एज। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। टीन एज का टाइम पीरियड है जो वो कितना होता है? जब 13 से 18 साल तक का बॉयज़ या गर्ल्स, कोई भी बच्चा 13 से 18 साल तक का रहता है तो उस एज में वो कौन सी एज में कहलाता है? टीन एज में। अगर ये टाइम पीरियड आपको थोड़ा सा चेंज भी मिल सकता है, कहीं कहीं पर आपको ये मिल सकता है 13 से 19। तो ये ना सोचें कि 13 से 18 ही बताया था तो वो तो है नहीं और उसको गलत कर दें। तो क्या करना है आपको? अगर 13 से 18 नहीं मिलेगा तो 13 से 19 जरूर मिलेगा। तो इन 2 में से जो भी मिले आप वो लगा दीजिएगा आंसर। अब उत्तर वाले अवस्था में आते हैं हम। यहाँ से यही मेन बात थी, टीनेज का कंसेप्ट था ये दोनों, ये ध्यान रखें। उत्तर वाले अवस्था की एक मेन बात आती है कि यहाँ पर है जो बॉयज़ हैं जो वो ज़्यादा ग्रो करते हैं, बॉयज़ की ग्रोथ है जो वो ज़्यादा
होती है यहाँ पर। ये याद रखें ये वाला पॉइंट। बॉयज़ की ग्रोथ कहाँ पर ज़्यादा होती है? लेटर एडोलेसेंस में, उत्तर किशोरावस्था में। ये थी हमारी इसको लेकर टाइम पीरियड की बातें। अब इसमें आती हैं कुछ और की पॉइंट्स, जैसे हमने बाकी अवस्थाओं के किए थे उसी तरह से इसके भी हैं कि वो मेन बातें हैं, उनको आप ध्यान रखना और वहाँ वो पॉइंट आपको जहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिले वो आंसर लगा देना, आपका आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। अब इसके भी हम की पॉइंट देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन सी बातें आती हैं इसमें। की पॉइंट्स हैं इसके, ये आप सब जानते ही हैं। सबसे मेन तो इसका एक यही आता है कि ये तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। कौन सी अवस्था? किशोर अवस्था। अब जो ये मैं की पॉइंट बता रही हूँ किशोर अवस्था के हैं, ये बाकी मैंने जो अलग अलग लिखवाए हैं उनके लिए वो टाइम पीरियड अलग से था, और ये बातें सारी किसकी हैं? किशोर अवस्था। इसमें चाहे प्री हो, अर्ली हो, लेटर हो, सभी की ये बातें हैं। तनाव, तूफान और संघर्ष की एज है ये। अब इस बात को इन्वर्टेड कॉमास में रख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि ये बात किसी की कही हुई है। ये बात किसने कही थी? स्टेनले हॉल ने। ये भी याद रखें, बहुत बार पूछा जाता है कि जो किशोर अवस्था है, जो एडोलेसेंस है, वो तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था है। ये ऐसी बात किसने कही थी? स्टेनले हॉल ने कही थी। इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट इसका की पॉइंट है कि इस एज में बच्चे में क्या आती है? संवेगात्मक क्रांति आती है। संवेगात्मक क्रांति। अब संवेगात्मक क्रांति कैसे? कि उसके संवेग हैं जो हंसना, रोना, क्रोधित होना, किसी बात पे जल्दी से रिएक्ट करना, किसी बात पे जल्दी से गुस्सा आ जाना, किसी बात पे जल्दी से सहमत हो जाना, ये सारे जो संवेग है उसके क्रांति का रूप लिए हुए होते हैं और उसमें उसके जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। इसलिए कैसी अवस्था है ये? संवेगात्मक क्रांति की अवस्था है। इसमें जो बच्चा है अपने समूह के लिए या अपने जो दोस्त हैं उन सब के लिए कुछ भी करने को तैयार रहता है, उसके संवेग क्रांति लिए हुए होते हैं। इसीलिए क्या कहा है इसको? संवेगात्मक क्रांति की अवस्था। और इसमें लिखिए आप अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन। और लिख सकते हैं संवेगात्मक तीव्रता। संवेगात्मक तीव्रता भी इसमें आता है। संवेगात्मक तीव्रता और अमूर्त चिंतन। अमूर्त चिंतन कैसे? जैसा कि हमने मूर्त चिंतन को कल किया था। मूर्त चिंतन क्या था? कि मूर्ति यानी किसी चीज की तस्वीर को देखकर हम उसके बारे में सोच सकते हैं, और यहाँ पर है अमूर्त, अ लग गया यानी कि बिना तस्वीर के, यानी कि किसी चीज को देखे बिना भी हम उसके बारे में सोच सकें, तो वो कैसा चिंतन है? अमूर्त चिंतन। इस एज में हम किसी चीज के बारे में सुन के भी उसके बारे में सोच सकते हैं, उसको देखे बिना भी, तो ये हो गया अमूर्त चिंतन। अब संवेगात्मक तीव्रता कैसे? संवेगात उसके संवेग है जो वो तीव्र गति से चेंज होते रहते हैं, जल्दी जल्दी। कोई भी संवेग, एकदम से हम खुश हो जाते हैं, एकदम से हम किसी भी छोटी सी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, ये होती है संवेगात्मक तीव्रता। और इसमें और क्या होता है? एक तरह से पूजा होती है, व्यक्तिक पूजा। व्यक्तिक पूजा कैसे? कि हम जिसको भी अपना आइडियल मानते हैं, आप इस तरह से कह सकते हैं कि जिसको हम अपना आइडियल मानते हैं उस व्यक्ति की एक तरह से पूजा करते हैं, उसी के जैसा हम बनना चाहते हैं, जैसा जैसा वो करता है उसी के जैसा हम काम करना चाहते हैं, तो उसको हम पूजते हैं, उस व्यक्ति को जो हमारा आइडियल होता है। इसलिए इसमें क्या होती है? व्यक्तिक पूजा होती है। और इस अवस्था को और क्या कहा जाता है? जीवन का वसंत काल भी इस अवस्था को कहा जाता है। किशोरावस्था को क्या कहा जाता है? जीवन का वसंत काल। इस एज में हम जो चाहे अपना जो भी एम हो उसको प्राप्त कर सकते हैं, इसीलिए ये क्या है? वसंत काल इसको कहा जाता है। और इसमें क्या आता है? इसमें एक ये भी आता है पॉइंट, स्त्रियोचित और पुरुषोचित। स्त्रियोचित और पुरुषोचित समाज का निर्वहन करते हैं। समाज की भूमिका कह लो या निर्वहन कह लो, भूमिका या निर्वहन, ये इसमें आता है स्त्रियोचित, पुरुषोचित। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है
कि जो स्त्रियां यानी गर्ल्स हैं, जो लड़कियां हैं, फीमेल हैं, वो सोचती हैं कि हम वो सभी काम करें जो जो लड़कियों के लिए, जो फीमेल के लिए जो बातें, जो काम सही हैं, हम वो सब काम करें। वो क्या होता है? स्त्रियोचित, यानी कि जो स्त्री के लिए उचित है वो क्या है? स्त्रियोचित। अब इसी प्रकार से जो बॉयज़ हैं, जो लड़के हैं, वो सोचते हैं कि जो पुरुषों के लिए जो काम सही है हम वो काम करें। इसीलिए जो गर्ल्स हैं वो लड़कियों जैसा काम करने की सोचती हैं, और बॉयज़ हैं जो वो लड़कों जैसे सही काम है जो उनको करने का सोचते हैं, और वैसी ही भूमिका का निर्वहन करना चाहते हैं, वैसी ही भूमिका समाज को अपनी दिखाना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कैसी है? स्त्रियोचित पुरुषोचित समाज की भूमिका है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें ये थी हमारी चौथी अवस्था। नेक्स्ट आती है प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड। इसको हटा देते हैं। पांचवी अवस्था कौन सी है? अडल्टहुड। अडल्टहुड को भी हमने दो भागों में बांटा है, अर्ली और मिडल। अर्ली अडल्टहुड और मिडल एज। नंबर 5 पे है अडल्टहुड या प्रौढ़ावस्था, ये है। अब इसका टाइम पीरियड की अगर बात की जाए तो ये रहता है 20 से 60 साल तक इसकी एज रहती है। इस दौरान यदि हम होते हैं 20 से 60 साल तक की एज में, तो हम क्या कहे जाते हैं? प्रौढ़ कहे जाते हैं, अडल्ट कहे जाते हैं। टाइम पीरियड ये हो जाएगा इसका। अब इसके दो भाग देखो, कौन कौन से दो पार्ट में डिवाइड किया है? अर्ली यानी प्रारंभिक, नंबर 1, और नंबर 2 पे है लेटर यानी उत्तर प्रौढ़ावस्था। अब अर्ली और लेटर का भी टाइम पीरियड अलग है। क्या रहेगा? इसका टाइम पीरियड रहेगा 21 से 40, और लेटर का पूछे तो क्या रहेगा? 40 से 60। ये टाइम पीरियड अलग से याद रखना। अगर अर्ली का टाइम पीरियड पूछे तो आपको बताना है 21 से 40 तक हम किस में होते हैं? अर्ली एज में होते हैं, अर्ली अडल्टहुड में होते हैं। अगर लेटर का पूछे तो उत्तर में बताना आपको 40 से 60 साल तक हम रहते हैं तो किस एज में होते हैं? उत्तर प्रौढ़ावस्था में होते हैं। टोटल टाइम पूछे उत्तर या प्रारंभिक कुछ भी नहीं लगाया है, अर्ली या लेटर कुछ नहीं लगाया, आपसे सिंपल पूछा है अडल्टहुड की एज कितनी है, तो क्या बताएंगे आप? 20 से 60 साल तक हमारी कौन सी एज रहती है? अडल्टहुड। अब इसके भी कुछ मेन पॉइंट हैं, की पॉइंट, वो करते हैं। की पॉइंट में इसकी क्या बातें रहेंगी? इस दौरान है जो हमारी जो सीखने की प्रक्रिया है, सीखने की प्रक्रिया या सीखने की जो हमारी इच्छा भी आ जाएगा यहाँ पर। सीखने की इच्छा किसी भी अलग अलग फील्ड में भी हो सकती है, और हम अपनी इच्छा या प्रक्रिया के सीखने की जो प्रक्रिया है उसके प्रति ज़्यादा सजग हो जाते हैं इस एज में। इसका मेन बातें यही थी, यहाँ इसकी एज ध्यान रखें, और ये इसका एक की पॉइंट है। इसी तरह से हमारी लास्ट एज आती है, लास्ट स्टेज आती है इसकी वृद्धावस्था। 6 नंबर पे आती है वृद्धावस्था। अब इसकी एज कितनी होती है? 60 से मृत्यु पर्यंत। पर्यंत का अर्थ होता है तक, 60 से मृत्यु तक, यानी कि जब मनुष्य 60 साल का हो जाता है और तब तक उसकी मृत्यु होती है, तो उस दौरान उसके बीच में वो किस एज में रहता है? वृद्धावस्था में। ओल्ड एज भी आप इसको कहते हैं, ओल्ड एज में। तो ये थी हमारी इसकी स्टेजेस। अब हम करते हैं इसमें डिफरेंसेस कि वृद्धि और विकास में डिफरेंस क्या है। अब स्टेजेस को हटा देते हैं।
विकास और वृद्धि में जो डिफरेंस है उनके आधार अलग अलग हैं। जैसे कि मापन के आधार पर क्या रहेगा डिफरेंस, उसके क्षेत्र के आधार पर क्या डिफरेंस रहेगा वृद्धि और विकास में। तो वो करते हैं हम, डिफरेंस बिटवीन या वृद्धि और विकास में अंतर। क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्षेत्र है उसके आधार पर वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। तो क्षेत्र में क्या आ जाएगा, आप यहाँ पर ना एक साइड लिखिए, ये पॉइंट लिखते जाएं एक साइड, और एक साइड को 2 कॉलम बना लें, इस तरह से बना लें। ये वृद्धि का हो जाएगा और ये विकास का। अब क्षेत्र के आधार पर इसमें क्या बातें आएंगी। वृद्धि में, वृद्धि का जो क्षेत्र है वो कैसा होता है, तो यहां पर आप बिल्कुल एक एक शब्द में लिखते जाएं, थोड़ा थोड़ा। सीमित, कैसा क्षेत्र होता है, सीमित होता है। और विकास में आप क्या लिखेंगे, इधर सीमित क्षेत्र होता है लिख लें, या सीमित वर्ड है मेन, तो इसी को ध्यान रखें। विकास का कैसा होता है, विस्तृत, विस्तृत क्षेत्र। अब एक पॉइंट हमारा हो गया क्षेत्र। अब इसी तरह से हम देखते हैं समय अवधि कितनी होती है। समय अवधि के आधार पर इनमें क्या डिफरेंस है। समय अवधि नंबर 2 है। अब इसकी जो समय अवधि है वो निश्चित होती है, तो यहां पर शब्द आएगा निश्चित। और इसकी विकास की कैसी होती है, मृत्यु पर्यंत तक ये चलती रहती है, इसकी कोई फिक्स समय अवधि नहीं है। तो आप लिखेंगे निश्चित होती है, और यहां पर लिखेंगे निश्चित नहीं है। अब देखते हैं मापन के आधार पर कि किस चीज को हम माप सकते हैं या नहीं माप सकते हैं। मापने के आधार पर वृद्धि को आप माप सकते हैं, तो यहां लिखें इसका सही सही मापन किया जा सकता है, मापन कर सकते हैं। और इसको सही सही नहीं माप सकते, सही सही माप नहीं सकते। इसी तरह से इसमें आता है निर्भरता। देखते हैं हम कि ये एक दूसरे पर कैसे निर्भर हैं या नहीं हैं। निर्भरता के अकॉर्डिंग क्या आएगा, यहाँ पर 4 पॉइंट हो जाएगा। वृद्धि है जो वो विकास के बिना संभव है, आप ऐसा लिखेंगे, वृद्धि विकास के बिना भी संभव है। और यहां पर लिखेंगे विकास वृद्धि के बिना संभव है भी और नहीं भी, संभव है भी और नहीं भी। अब और आता है इसमें भविष्यवाणी। एक पॉइंट आता है कि भविष्यवाणी के आधार पर कैसे, भविष्यवाणी कहें या पूर्वानुमान कहें, इसके आधार पर कैसे होगा। 5वां पॉइंट है ये। वृद्धि के आधार पर हम किसी की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, तो लिखिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते। वृद्धि के आधार पर भविष्यवाणी नहीं कर सकते। और यहां लिखें विकास के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं।
विकास के आधार पर भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब इसमें दो बातें और रह गई, पर एक बार हम इनको समझ लेते हैं कि ये कैसे। सीमित क्षेत्र होता है वृद्धि का। सीमित क्षेत्र क्यों होता है? क्योंकि इसमें केवल शारीरिक परिवर्तन आते हैं। हमने कल किया भी था कि वृद्धि क्या होता है, जो शारीरिक विकास है वही क्या है, वृद्धि है। तो इसलिए इसका क्षेत्र सीमित है क्योंकि ये केवल शारीरिक है। तो यहाँ पर आप ये शब्द भी लिख लें, केवल शारीरिक विकास होता है यहाँ पर, इसलिए ये कैसा क्षेत्र है, इसका सीमित है। विस्तृत इसका क्यों है? क्योंकि विकास में सब तरह के विकास आते हैं, शारीरिक, मानसिक, मनोसामाजिक, सब तरह का होलिस्टिक डेवलपमेंट इसमें आ जाता है, इसलिए इसका क्षेत्र कैसा है, विस्तृत है। समय अवधि निश्चित होती है। क्यों ऐसी बात क्यों कही? क्योंकि किसी भी व्यक्ति की जो वृद्धि है वो किशोरावस्था पर आकर रुक जाती है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर किशोरावस्था पर रुक जाती है, इसलिए कैसी है, निश्चित। और निश्चित नहीं है विकास, क्योंकि विकास जो एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। हम जब तक पैदा होते हैं और जब हम मरते हैं उस दौरान तक हमारा विकास होता रहता है, इसलिए एक ऐसी प्रक्रिया है, निश्चित नहीं है ये, क्योंकि लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। मापन के आधार पर कैसे, इसको हम सही सही माप सकते हैं। सही सही कैसे माप सकते हैं? क्योंकि आपको पता है कि आप अपने साइज को, अपनी शेप को, वेट को आप देख सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अपना वेट है कितना है उसको आप मेजर कर सकते हैं, और इसको सही सही माप नहीं सकते हम। ये विकास है जो इसको सही सही माप नहीं सकते कि कितना विकास हुआ है, इसीलिए इसको कहा सही सही मापा नहीं जा सकता। निर्भरता वृद्धि विकास के बिना भी संभव है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे हैं जैसे कि उनकी वृद्धि, ग्रोथ तो सही हुई होती है, उनके एज के हिसाब से वो लंबे भी, हाइट भी उनकी सही होती है, और मोटापे या पतलेपन के अकॉर्डिंग भी वो सही होते हैं, परंतु उनका विकास नहीं होता है। उनमें मंदबुद्धि बच्चे जैसे आपने देखे होंगे, वृद्धि उनकी हो रही होती है परंतु विकास नहीं होता, इसलिए कहा है कि वृद्धि विकास के बिना भी संभव है, और विकास संभव है भी और नहीं भी। इसी तरह से यहाँ पर आपने देखा होगा कि विकास है जो वो संभव है वृद्धि के बिना। यदि कि कोई आपने ऐसा भी देखा होगा अपने आसपास या कहीं भी कि कुछ बच्चे होते हैं कि उनकी जो वृद्धि है वो कम होती है, उनकी हाइट आपने देखी होगी कि कम हाइट होती है, परंतु फिर भी वो इंटेलिजेंट होते हैं। तो इसलिए ये पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है, और नहीं भी, कभी कभी नहीं भी हो सकता, ये बात भी सही है। भविष्यवाणी, वृद्धि को देखकर हम किसी को ये देखें कि ये बहुत लंबा सा है, इसकी हाइट अच्छी है तो ये कुछ ज़रूर अच्छा कर सकता है, हम ऐसा नहीं बोल सकते। जबकि हम विकास में देखें कि कोई बच्चा अगर हम देखते हैं कि पढ़ाई में बहुत अच्छा है, तो हम कह सकते हैं इस आधार पर कि पढ़ाई में अच्छा है ना, इसीलिए ये आगे जाकर अध्यापक बन सकता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि कोई बच्चा अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खेलता है, तो हम कह सकते हैं कि आगे जाकर अच्छा खिलाड़ी बन सकता है। तो इसीलिए हम इसकी क्या कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। अब इसके 2 पॉइंट और हैं, उनको देखते हैं। 5 हो गए ना, 6ठा पॉइंट देखते हैं एक बार। अब 6ठे पॉइंट में आएगा इसका प्रत्यक्ष और परोक्ष के आधार पर। नंबर 6 इधर लिखेंगे प्रत्यक्ष और परोक्ष, यानी कि वृद्धि में जो होने वाले परिवर्तन हैं हम उनको क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो यहाँ लिखें देख सकते हैं। और इसमें जो विकास में परिवर्तन होते हैं उनको हम देख नहीं सकते, तो देख नहीं सकते। अब इसमें हमारा एक पॉइंट और रहता है कि जो 7वें में परिमाणात्मक और गुणात्मक या मात्रात्मक और गुणात्मक, परिमाणात्मकता और गुणात्मकता के आधार पर, परिमाणात्मक, परिमाण का मतलब जिनको हम माप सके, जिनका सही सही मेजर कर सके, तो ये कैसे होते हैं, वृद्धि में होने वाले परिवर्तन होते हैं परिमाणात्मक। और विकास में होने वाले कैसे होते हैं, परिमाणात्मक भी होते हैं और गुणात्मक भी होते हैं।
परिमाणात्मक और गुणात्मक दोनों। अब इनको देखो एक बार, देख सकते हैं वृद्धि कैसे देख सकते हैं। जैसे कि हमने कोई छोटा सा बच्चा देखा है, बहुत दिन बाद हम उसको देखते हैं तो हम ये मेज़र करते हैं कि जब तो ये इतना छोटा सा था, इसकी हाइट कम थी, अब इतनी ज़्यादा हो गई है, तो हमने उसको देखा है अपनी आंखों से, तो इसलिए देख सकते हैं। देख नहीं सकते, विकास है जो उसको हम देख नहीं सकते हैं। परिमाणात्मक और गुणात्मक कैसे है, वृद्धि को हमने मापा है ना, इसीलिए माप सकते हैं, तो कैसी होगी परिमाणात्मक, क्वांटिटेटिव। और परिमाणात्मक और गुणात्मक विकास दोनों तरह से होता है। अब परिमाणात्मक शब्द यहाँ भी आया है क्योंकि विकास के अंदर ही क्या आता है, वृद्धि आता है। अब इसी से इसका एक पॉइंट और आ जाता है, वृद्धि है जो वो क्या है, विकास का एक भाग है, एक अंग है, अंग है। और जो विकास है वो क्या है, अपने आप में एक संपूर्ण प्रक्रिया है। विकास एक संपूर्ण प्रक्रिया है। ये थे हमारे इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंसेस। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। अब इसके कुछ प्रिंसिपल और रहते हैं और कुछ फैक्टर अफेक्टिंग रहते हैं, वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। धन्यवाद।